तो दोस्तों आज हुई 18 नवंबर 2020 बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए नोएडा आने जाने वालों की बॉर्डर पर ही कोरोना जांच करने का फैसला लिया गया है। इसे लेकर नोएडा जिला प्रशासन ने मंगलवार को निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए डीएनडी बॉर्डर, जिला बॉर्डर और मेट्रो स्टेशन पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीमें तैनात होगी। ये टीम किसी भी व्यक्ति को रोककर अचानक रूप से उसकी कोरोना जाँच करेगी। इन जाँच की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। हालांकि बॉर्डर को फिर से सील करने की संभावना से जिला प्रशासन अभी इंकार कर रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण के केस लगातार बढ़ने के बाद गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन की भी चिंता बढ़ गई है। आज की दूसरी बड़ी खबर, लंबे समय तक साथ रही बीजेपी और शिवसेना के नेताओं में जुबानी जंग लगातार जारी है। शिवसेना संजय राउत ने मंगलवार को कहा है कि देश को जब भी जरूरत होगी उनकी पार्टी हिंदुत्व का तलवार भांजते हुए आगे आ जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो और उनकी पार्टी हमेशा हिंदुत्व थी और रहेगी। शिवसेना नेता ने एएनआई से कहा कि हमें हमारा हिंदुत्व सर्टिफिकेट किसी पार्टी से लेने की ज़रूरत नहीं है। हम हिंदुत्ववादी थे और हमेशा रहेंगे। हम उनकी तरह हिंदुत्व राजनीति नहीं करते हैं। जब भी देश को हमारी ज़रूरत होगी शिवसेना हमेशा हिंदुत्व का तलवार लहराते हुए आगे आ जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब संजय राउत ने हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 16 नवंबर से महाराष्ट्र सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों को दोबारा खोले जाने के बाद घोषणा के बाद भी बीजेपी ने इस कदम को हिंदुत्व की जीत बताया था। आज की तीसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गुपकर गैंग टिप्पणी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर मंगलवार को पलटवार किया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि इस तरह का बयान बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से लोगों को ध्यान हटाने के लिए दिया गया है। महबूबा ने कहा कि खुद को मसीहा और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को देश का दुश्मन की तरह पेश कर भारत को बांटने का भाजपा का हथकंडा का अनुमान लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे के स्थान पर लव जिहाद, टुकड़े टुकड़े गैंग और अब गुपकर गैंग राजनीतिक विमर्श में हावी हो गया है। पीडीपी प्रमुख ने सवाल किया कि क्या गठबंधन में चुनाव लड़ना भी अब राष्ट्र विरोधी हो गया है। उन्होंने कहा कि सत्ता की अपनी भूख में भाजपा कई गठबंधन कर सकती है, लेकिन एकजुट मंच बनाकर हम किस तरह राष्ट्रीय हितों को कमजोर कर रहे हैं। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को गुपकर घोषणा पत्र गठबंधन को लेकर उस पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि इस मामले में अमित शाह का बयान भ्रामक, शरारतपूर्ण और सरासर झूठ है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि कांग्रेस पीएचडी में शामिल नहीं है और वो जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद का चुनाव लड़ रही है ताकि भाजपा का जनविरोधी चेहरा बेनकाब हो सके। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को पीएचडी को गुपकर गैंग करार दिया और आरोप लगाया कि वो जम्मू और कश्मीर में विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप चाहते हैं। उन्होंने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस और गुपकर गैंग जम्मू और कश्मीर को आतंक और उत्पात के युग में वापस ले जाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पीएचडी के कदमों पर पार्टी का रुख साफ करने को कहा है। आपको बता दें कि इसके जवाब में रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान जारी कर कहा है कि आए दिन झूठ बोलना, कपट फैलाना और नए भ्रमजाल गढ़ना मोदी सरकार का चाल, चेहरा और चरित्र बन गया है। शर्म की बात तो यह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को दरकिनार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर सरासर झूठी, भ्रामक और शरारतपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण करने के बाद मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया है। पहली कैबिनेट बैठक के बाद आज शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को उनके मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही की तरह गृह विभाग अपने पास रखा है। वहीं सुशील मोदी के पास पिछले सरकार में जितने भी मंत्रालय थे उनकी जिम्मेदारी बिहार के नए उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को सौंप दी गई है। विभाग बंटवारे को देखकर ये साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच भी विभागों का बंटवारा संपन्न हो गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन विभाग अपने पास रखा है। आज की छठी बड़ी खबर, वैशाली में गुलनाज के साथ हुए दुष्कर्म के मामले को लेकर दारुल ईमान मजार चौक चुईपट्टी किशनगंज में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और मोड़ से विधायक अख्तरुल ईमान ने मजलिस के सभी विधायकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। साथ ही सरकार से मांग किया कि अपराधियों को 48 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर उन पर त्वरित मुकदमा चलाकर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। हम दूसरी पार्टी के लोगों से भी कि जो लोग अकलियतों के, पिछड़ों के, दलितों के वोट के अपने हकदार समझते हैं, अब तक उनके तरफ से चुप्पी ये संकेत देता है कि वोट के दिनों में तो हम सब याद आते हैं, लेकिन जब उनकी बारी निकल जाती है तो फिर हम उनसे याद नहीं करते। ये वक्त बड़ा अफसोस है। भाई हैं, भाई जनाब साहब हैं, भाई साहब,
और एक दूसरी बात इस खबर से अलग ही देंगे कि हम लोग जो सीमांचल की इस खबर से अलग सीमांचल जीत रहे थे, सीमांचल जनता के बड़े आभारी बने। सीमांचल के दर्द को जनता ने उसकी दवा के लिए हम लोगों को आफ्ताब अहमद साहब है, आदिल से एडवोकेट साहब है, अहमद साहब है। तो सीमांचल की जो लड़ाई शुरू की थी 2015 की 16 अगस्त को, हम आज़ादी के एक दिन बाद 15 अगस्त देश की आज़ादी और 16 अगस्त देश के अंदर में सीमांचल को हुकूक की लड़ाई का आगाज़ जो बैरिस्टर सूर्यवंशी ने किया था, आपने सुना होगा कि अब दूसरे नेता जिनको सीमांचल कभी ख्वाबों में भी नजर नहीं आता, सीमांचल का नाम लेने पर मजबूर हो गए। और आज के दिन में जबकि किसी भी मुस्लिम अक़लियत की किसी आदमी को मंत्रिमंडल में न देकर लोकतंत्र में ये बता दिया गया है कि सबकी साझेदारी नहीं है, कि विशेष लोगों की साझेदारी है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं सीमांचल का खौफ सता रहा है सत्ता पक्ष को भी, कि मजबूरी में भी कम अज कम सीमांचल में मुख्यमंत्री का मुकाम उनको देना पड़ा है। ये सीमांचल के लोगों की बेदारी का एक बड़ा सबूत है। अब दिल्ली में पटने में बैठे हुए लोगों को सीमांचल की लोगों की आवाज सुनाई दे रही है। गठबंधन में जब पीस पार्टी शामिल थी तो हमने योगी आदित्यनाथ जी की सीट को हरा करके इस पूरे देश को संदेश दिया था। उसी प्रकार अहंकार में डूबकर इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। तेजस्वी यादव जी ने हम पार्टी, वीआईपी पार्टी, पप्पू यादव और मजिद के साथ अहंकार में डूब करके अलायंस ना करके जनता के साथ धोखा दिया। तो आज हम लोग ये आगाह कर देना चाहते हैं कि पीस पार्टी 2022 का चुनाव मजबूती से लड़ने जा रही है। 21 नवंबर से हम लोग संगठनात्मक अभियान चला रहे हैं और 15 जनवरी से पूरे प्रदेश में 40 रैलियां करके, जिसमें कम से कम तादाद 1 लाख की होगी, हम वो रैलियां करेंगे और चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर किसी को एनडीए को हराना है, नाकाम करना है, तो आज वही वो फॉर्मूला अपनाए जो डॉक्टर अयूब साहब ने गोरखपुर में हरा करके बीजेपी को संदेश दिया था। वरना बिहार और उपचुनाव की स्थिति अखिलेश यादव जी की होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ट्वीटवादी पार्टी बन गई है। अखिलेश जी से ट्वीट करते हैं और आने वाले समय में 15 सीट भी अकेले नहीं जीत पाएंगे अखिलेश यादव जी। हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग मुद्दे की राजनीति करने वाले हैं और कोई भी व्यक्ति, न मुसलमान, गुज्जर, दलित, आदिवासी, प्रजापति, पाल, मौर्य, कुशवाहा, राजभर, निषाद, किसी भी समाजवादी पार्टी, बसपा या भाजपा के जरखरीद गुलाम नहीं है। अगर हमको भी बराबर की हिस्सेदारी दोगे, राजनीतिक नेतृत्व दोगे, तो साथ मिलकर के एनडीए को हराएंगे। लेकिन हमने किसी को हराने जिताने का ठेका नहीं ले रखा। 70 साल से हम सिर्फ हरा जिता रहे थे, लेकिन हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के लिए, रोजगार के लिए, प्रगति के लिए, प्रदेश के लिए वोट देंगे। किसी को हराने जिताने के लिए नहीं देंगे। मुद्दे की राजनीति करेंगे। हमारा मुद्दा सबसे पहले, अगर हमारी सरकार बनेगी तो शराब बंद करके मिनरल वाटर देंगे। दूसरा काम, किसानों को 70% मूल्य सुनिश्चित करेंगे। अगर दाल 100 रुपए किलो है तो 70 रुपया उसका किसान को जाना चाहिए। तीसरा काम, स्मार्ट पुलिसिंग, ना तो कोई पुलिस वालों का शोषण करे, ना पुलिस पे कोई शोषण कर सके, ना पुलिस किसी पर शोषण कर सके, ये सुनिश्चित करेंगे। और छोटे प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध बने, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इतने बड़े प्रदेश में कानून राज नहीं, गुंडा राज चरम सीमा पर है, बलात्कार हो रहे हैं, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है। लेकिन ये अखिलेश यादव जी की नाकामी थी कि 7000 वोट पाए हैं। पीस पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। फिर कल को इनके लोग ये ना कहें कि ये भाजपा के एजेंट या किसके एजेंट। हम जनता के सेवक बनकर के लड़ाई लड़ेंगे। अगर किसी को भाजपा को हराने के लिए सहयोग देना है हमारा, तो हम लोग उसका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हम खुले मन से यहाँ पर अहंकारी सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम सरकार हटाने के नाम पर अखिलेश जी, मायावती जी या राहुल गांधी जी, प्रियंका जी की गुलामी नहीं करेंगे। जनता इनसे ऊब चुकी है, क्योंकि जब जब इनकी सरकारें रही, इन्होंने जनता के साथ न्याय नहीं किया। हम लोग 250 से ज्यादा सीटों पर हम लोगों ने संगठनात्मक कार्य कर दिया है। 258 सीट ऐसी हैं उत्तर प्रदेश की, जिसमें हमने बूथ स्तर की बॉडी बनाना शुरू कर दिया है। और ये काम हम लोगों का 10 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। 258 सीटों पर बूथ कमेटियां बना करके, और हम लोग 15 जनवरी से प्रत्याशी घोषित करके 1 लाख का हमारा लक्ष्य की रैलियां में 1 लाख लोग आए। 40 रैलियां करने वाले हैं और उसी में हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। और ये तय है कि ये खत्म हुई बात कि बीजेपी को हराओ और उसको लाओ। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा समाजवादी पार्टी का कि उसको हराओ और बाइक में बाइसिकल का जमाना नहीं, अब ये हेलीकॉप्टर फ्लाइट का जमाना आ गया है। हमारा गुस्सा ज्यादा
उस विपक्ष को लेकर के है जो अहंकार में डूबा हुआ है, क्योंकि एनडीए बिहार में जीती तो इस महागठबंधन के अहंकार की वजह से। तेजस्वी जी, अगर पप्पू यादव जी, वीआईपी पार्टी, हम पार्टी, मल्लिस पार्टी जो अप्रोच कर रहे थे गठबंधन के लिए, अगर उनसे अलायंस किए होते तो सरकार आज एनडीए की नहीं होती।